नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार गौतम और हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। वहीं बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। बताएंगे प्रदेश सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका फायदा सीधे आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर देशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई दी और लिखा कि सभी देशवासियों को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। संपूर्ण राष्ट्र में सांप्रदायिक सौहार्द और सांस्कृतिक ताना बाना और सुदृढ़ हो। सभी का जीवन सुख समृद्धि धन धान्य और अच्छे स्वास्थ्य से परिपूर्ण हो, मैं ऐसी कामना करता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से क्या कुछ ट्वीट किया गया, आइए आपको दिखाते हैं। सभी देशवासियों को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। संपूर्ण राष्ट्र में सांप्रदायिक सौहार्द और सांस्कृतिक ताना बाना और सुदृढ़ हो, वह सभी का जीवन सुख समृद्धि धन धान्य एवं अच्छे स्वास्थ्य से परिपूर्ण हो, मैं ऐसी कामना करता हूं। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि तमिलनाडु में हुए 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में वीर गति को प्राप्त हरियाणा के ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर के परिवार को 50 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही परिवार के एक सदस्य को क्लास 2 की सरकारी नौकरी दी जाएगी। ब्रिगेडियर का निधन उनके परिवार व देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट के जरिए, आइए आपको दिखाते हैं। तमिलनाडु में 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में वीर गति को प्राप्त हुए हरियाणा के ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर के परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता राशि और परिवार के एक सदस्य को क्लास 2 की सरकारी नौकरी दी जाएगी। ब्रिगेडियर का निधन उनके परिवार और देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शुक्रवार को यमुनानगर पहुंचे, जहां उन्होंने पोंटा जगाधरी मार्ग के नजदीक सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ का शिलान्यास किया। इस दौरान हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर समेत कई नेतागण मौजूद रहे। वहीं समारोह के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीडिया से कई मुद्दों पर बातचीत की। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने पोंटा जगाधरी मार्ग के नजदीक सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बतौर मुख्य अतिथि शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं हरियाणा के शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर और पूर्व केंद्रीय मंत्री रतन लाल कटारिया ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। आपको बता दें कि शिलान्यास विधिवत रूप से हवन पूजन के साथ शुरू किया गया। वहीं इस समारोह के बाद सीएम मनोहर लाल ने मीडिया से कई मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि जो प्राइवेट संस्थाएं आगे बढ़ रही हैं और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हो रही है, उसमें मिहिर सेन जी का बड़ा योगदान है। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि शिक्षा क्षेत्र के अंदर जो प्राइवेट संस्थाओं की रूप में संस्थाएं आगे बढ़ रही हैं, हमारी जो शिक्षा में प्रगति हो रही है उनमें बहुत बड़ा योगदान है उनका। तो आज मैं सम्राट मिहिर भोज नाम से जो गुरुकुल विद्यापीठ बनी है उनको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और शिक्षा क्षेत्र में इसी प्रकार से योगदान ये करते रहें। कि सब संस्थाओं के सामान्य शिक्षा के साथ साथ कुछ अन्य विशेष शिक्षा, संस्कार, नैतिक शिक्षा देने के कुछ अपने अपने प्रारूप रहते हैं। उसी में ये गुरुकुल शिक्षा है। तो गुरुकुल शिक्षा में सामान्य शिक्षा तो सब मिलेगी, साथ में हवन यज्ञ है, कोई योग की विद्या है, या इस प्रकार से संस्कृत का जो पाठ्यक्रम है, ऐसे कुछ अलग प्रकार से करेंगे। बाकी इससे ज़्यादा विद्यापीठ के जो
लोग हैं वो स्वयं बताएंगे, लेकिन क्योंकि मेरा जो संबंध गुरुकुलों से पहले से आया हुआ है, ये शिक्षा में नैतिक शिक्षा और संस्कारों की बात सामान्य शिक्षा के साथ साथ बहुत अधिक जोर देते हैं, जो कि आज की आवश्यकता है और करना चाहिए। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना को लेकर समीक्षा की। इस दौरान विशेष तौर पर जिन प्रदेशों में कोरोना के मामले अधिक बढ़ रहे हैं, उनसे उन्होंने बातचीत की और वहां की तैयारियों का जायजा लिया। हालांकि हमारे हरियाणा में इतना प्रभाव कोरोना वायरस का नहीं है जितना दूसरे राज्यों में फैला हुआ है। आगे उन्होंने बात करते हुए कहा कि सरकारी कार्यक्रम हम कम से कम कर रहे हैं, वहीं कोरोना नियमों का ध्यान रखा जा रहा है। देखिए, कोरोना को लेकर के प्रधानमंत्री जी भी चिंतित हैं और सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया था। उसमें विशेष तौर पर जिन प्रदेशों में संख्या बहुत अधिक है उनसे उन्होंने बातचीत की थी और वहाँ की जो तैयारियां हैं वो पूछी थी। संयोग से हमारे यहाँ उतना ज़्यादा फैलाव नहीं है जितना बहुत से और प्रांतों में फैलाव है, जैसे उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है या मणिपुर में है, महाराष्ट्र में है। ऐसे बहुत से प्रांतों के अंदर, ये दिल्ली में है, बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है। सरकारी प्रोग्राम देखिए हम बहुत से कम कर रहे हैं। हमने ऑफिसेज जितने हैं उनमें भी 50% की हाजिरी कर दी है। मॉल जो हैं वो भी 50% की हाजिरी पर खुलने चाहिए। बाज़ार शाम को 6 बजे बंद होने चाहिए। जितना आवश्यक है उतनी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। बहुत अधिक प्रतिबंध लगाते हैं तो जैसा पहली लहर में हमने देखा कि आर्थिक तौर पर भी एक प्रकार से सारा चक्र रुक जाता है और आर्थिक चक्र रुकने से सामान्य परिवार बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ये हमने पहले फेज में करके देख लिया है और अब चूँकि जितना आवश्यक है उतना अपनी दूरी बना कर रखें, मास्क लगा कर रखें, बाकी सब चीज़ों से बचाव के जो काम हैं वो उसमें प्रोत्साहन देना चाहिए। एकदम प्रतिबंध लगा करके चलना शायद वो सामाजिक व्यवस्था बिगड़। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से नशे से जुड़े सवाल पूछे गए, जिसमें उन्होंने जवाब देते हुए बताया कि बहुत ही चिंता का विषय है। इसके लिए एंटी नारकोटिक सेल का गठन किया गया है, जिससे इस पर अंकुश लग सके। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है और हरियाणा सरकार की ओर से नशे को रोकने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि लगातार इस पर एक्शन भी लिया जा रहा है। चिंता का विषय है और हम जागरूकता अभियान भी इसमें चलाए हुए हैं और सरकार की ओर से जितने इंतजाम किए जाते हैं जगह जगह वो भी हम कर रहे हैं। और इस पर हमने जो एक टास्क फोर्स बनाई हुई है, नारकोटिक्स का जो सेल बनाया हुआ है, वो भी जगह जगह जहां भी इलीगल इस प्रकार की एक्टिविटी करते हुए नशीली चीज़ों के व्यापार में लोग मिले हुए हैं उनके ऊपर केस बनाते हैं, पकड़ते भी, बहुत सी चीज़ें पकड़ी भी हमने, इसलिए उसके ऊपर सख्ती बढ़ती है। वहीं भी मौसम बरसात से खराब हुई फसलों पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जब भी फसलें खराब होती हैं, उसकी स्पेशल गिरदावरी होती है। मुझे लगता है कि इस बरसात से फसलों का लाभ ज्यादा हुआ है। जहां बहुत ज्यादा बरसात हुई है वहां फसलें गिरी है, उनकी गिरदावरी होगी और उनका जो नुकसान है उसका पूरा मुआवजा दिया जाएगा। जब भी फसलें खराब होती हैं उसकी एक स्पेशल गिरदावरी होती है। मुझे लगता है कि इस बरसात के कारण से फसलों को लाभ ज्यादा हुआ, नुकसान तो जहाँ के बहुत ज्यादा हैवी रेन हुई है और फसलें गिरी हैं उनकी गिरदावरी होकर के जिनका नुकसान हुआ उनको उसका पूरा। वहीं पीटीआई टीचर की बहाली पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बाहर किया है, हम उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नई व्यवस्था के हिसाब से नए काम में उनको लिया जा सकेगा, तो हमने एक पोर्टल बनाया है, उस पर वो जानकारी अपलोड कर सकते हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी के लिए हरियाणा सरकार निश्चित रूप से कुछ न कुछ करेंगे। वहीं उन्होंने गेस्ट टीचर की मांग पर कहा कि उनकी मांग सुन ली गई है, उनसे बातचीत भी हुई है और मामला निपट चुका है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यमुनानगर में अवैध निर्माणों को लेकर रजिस्ट्री अभी बंद कर दी गई है। अगर कोई रिहायशी इलाके में कमर्शियल भवन निर्माण करता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पीटीआई को तो सुप्रीम कोर्ट ने बाहर किया है और उसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर उसका उल्लंघन हम नहीं कर सकते। नई व्यवस्था में अगर किसी और नए काम के हिसाब से उनको लिया जा सकता होगा तो हमने एक पोर्टल बनाया, उनको कहा है कि उसके अंदर अपलोड करें और निश्चित रूप से उनका कोई ना कोई रोजी रोटी गेस्ट टीचर का सारा मामला ठीक। हमने रजिस्ट्रियाँ बंद कर दी हैं और रजिस्ट्रियाँ बंद करने के बाद अब कोई भी इस प्रकार के, अब मैं बताया ना, अगर गलत ढंग से नक्शा पास होता है तो कोई अगर हमारे सामने कोई भी चीज देंगे तुरंत कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार लगातार प्रदेश और प्रदेशवासियों का विकास करने में जुटी है और इसी कड़ी में प्रदेश के तमाम योजनाएं प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही है और इन योजनाओं का लाभ पाकर प्रदेश हर वर्ग सुख और समृद्ध होता जा रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वहीं हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला से जनता टीवी ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बढ़ते कोविड संक्रमण को लेकर जेल विभाग की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जेलों में कोरोना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। फिलहाल जेलों में 20 कोरोना के मामले हैं। हरियाणा में कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इसी बीच जेल विभाग की कोविड को लेकर क्या तैयारी है, तमाम मुद्दों पर, इसके अलावा जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं। सर, प्रदेश में कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जो काफी चिंताजनक स्थिति है, लेकिन जेल विभाग आपके पास है। सर, जेलों में किस तरीके की तैयारी है कोविड को लेकर, और क्या कितने मामले सामने आए हैं अभी तक? हमारी जेलों में अभी ज्यादा नहीं है, 20 केसेज आए हैं। वो अंदर जेल में से नहीं निकले, वो जो फ्रेश केसेज आए हैं बाहर से, या तो कोई नए सजा होकर कोई आदमी आया है, या फिर जो पैरोल पे गए हुए थे 10 दिन 15 दिन जो रह के बाहर आए हैं, उनमें उन्हीं को हमने आते ही तुरंत बाहर चेक कर लिया, 2 बार चेक करे और उन्हें क्वारंटाइन करके बाहर ही रख दिए। अंदर जेल में अभी तक ने, हालांकि 3 हमारे ऑफिसर रोहतक में सुप्रीडेंट जेल और 2 डिप्टी सुप्रीडेंट जेल, तीनों में पाया गया है, उन तीनों को आइसोलेशन में कर दिया। सर, कब क्या तैयारी है कोविड को लेकर? पिछली बार जो है वो कुछ राहत दी गई थी, इस बार अभी तक इस तरह की कोई चर्चा विचार हुआ है कि राहत दी जाए? पिछली बार सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि इस जो कोविड बढ़ रहा है, इस करके जो जेलों में कुछ लोग जो हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा सीरियस क्रिमिनल नहीं है या जिन्हें डिसाइड करे, उसके लिए एक हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज थे, हमारे आपके होम सेक्रेटरी साहब थे और डीजीपी प्रिजन थे। एक एलआर 4 लोगों ने बैठ के उसकी मोडेलिटीज तय करी और डिसाइड करके बहुत लोगों को भेज दिए थे। पर अब के जो है, हमने पहले ही अभी कोई इस तरीके का उनकी तरफ से मैसेज आएगा तो तुरंत कर लेंगे, पर अभी बाहर टीवी मीडिया में देख रहे हैं तो थोड़ी सी चिंता जरूर रहती है, पर अब तक सिचुएशन कंट्रोल में है। तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो, कोई बाहर से कैदी आता है उसको क्वारंटाइन पहले किया जाए, इस तरीके की तमाम इंतजाम बिल्कुल पुख्ता तौर पे कर रहे हैं जी, बहुत सावधानी बरत के कर रहे हैं। इतनी बड़ी भीड़ को, आप 19 जेलें हैं, हमारे पास 22-23 हज़ार कैदी हैं, तो जब इतनी भीड़ अंदर जेल में एक में रहे, 3-3 हज़ार आदमी भी रहते हैं, तो हमें ध्यान तो रखना पड़ता है। सर, जेल सुधार को लेकर भी तमाम आप कदम उठा रहे थे, जेल सुधार को लेकर कब तक जो है कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं? नहीं, तकरीबन ऑलमोस्ट फाइनल कर लिया। खाली सीएम साहब से एक बार मैं और हमारे होम सेक्रेटरी साहब, डीजीपी एक बार जाएंगे, उन्हें उनके सामने ला के, मतलब कोई भी चीज़ करने से पहले हम एक अप्रूवल चाहेंगे कि उनके नोटिस में ला के करी जाए। सर, हाल ही में बारिश हुई है और जो एक तरह से सब्जियों की जो फसलें हैं उसमें पानी भर गया था, किसानों की दिक्कत थी, उसको लेकर क्या कोई फैसला किया गया, कोई तैयारी की गई है? 2-3 दिन से ऐसे मैसेज कल भी आए लोगों के, परसों शाम से लोगों के हमें फ़ोन आने शुरू हो गए कि पानी ज़्यादा भर गया। गेहूं की फसलें कई जैसे रोहतक वगैरह में इस एरिया में डूबी है, आलू की फसलें यमुनानगर इस एरिया में डूबी है। तो हमने एक फैसला कर दिया कि जो इस तरीके की फसल डूबी है उनको 24 घंटे बिजली दें। किसान चाह रहे हैं कि हमें 24 घंटे पहले पानी निकाल दें। आलू में अगर ज़्यादा पानी भरे तबाह हो जाते हैं, क्योंकि वो नाली बनी होती है, फिर बीच में डोली होती है। तो 24 घंटे हमने कल से ही ऐलान कर दिया कि बिजली लोगों को दी जाएगी, और किसान मरे ना, ये हमारे सीएम साहब से जब मैंने चर्चा करा तो कहने लगे कि नहीं, आप बिजली 24 घंटे चलाओ, लोगों को लगने दो पानी, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बिजली के 10 कहीं और कमा लेंगे, किसान को फ्री बिजली दो, चलाओ इसको, मतलब 24 घंटे बिजली दो। कोविड के जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, जिस गति से मामले बढ़ रहे हैं, हालांकि आज डॉक्टर्स की एक हड़ताल थी, वो सरकार के साथ सहमति बन गई, वो हड़ताल आज नहीं है, लेकिन इस पूरी स्थिति के बीच में आप क्या मानते हैं, किस तरीके से जो है वो सरकार काम कर रही है, और साथ ही लोगों से क्या अपील है? देखिए, गुड सेंस प्रिवेल करती है, सरकार भी चाहती थी, कोविड का टाइम था, डॉक्टर्स ने भी बहुत अच्छे तरीके से सोचा, मैं तो बधाई देता हूँ कि आपस में बैठ के कल एमिकेबली सारा सेटल हो गया। ये होना था इस वक्त की सिचुएशन में, ना डॉक्टर्स के लिए ये ठीक था ना सरकार के लिए। बैठ के दोनों ने आपस में बैठ के लोकल बातें थी कुछ उनकी, वो सीएम साहब ने कल करके फाइनल कर दिया। तो लोगों से क्या अपील है सर इस स्थिति में, जब एक तरफ चारों तरफ ये हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मामले बढ़ रहे हैं, बहुत तेज स्पीड से इस बार कोविड संक्रमण फैल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, लोग बहुत समझदार हैं, हमें वो समझा सकते हैं, पर फिर भी आप कहते हैं तो हमारा ये है कि अपने आप को मास्क लगाएं, सोशली डिस्टेंस करें, जितना बच के रहा जाए, उनके हित में भी है, दूसरे सामने वाले के हित में भी है, परिवार के हित में भी है। ये समय निकल जाएगा, और थोड़ा सा मतलब मैं लॉकडाउन करना, कर्फ्यू लगाना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना लोग अपने आप को बचाना। मगर लोग सेल्फ डिसिप्लिन हो जाए तो कोरोना कुछ चीज़ भी नहीं है।
बहुत शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला मौजूद थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की है। साथ ही कहा है कि जेल विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और जो कोविड के मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर जेल विभाग ने पूरी तैयारी की है। अभी तक करीब 20 मामले सामने जरूर आए हैं, लेकिन जो एहतियाती कदम है वो जेल विभाग की तरफ से उठाए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। तो वहीं पंचकुला में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने की। इस बैठक में कोरोना संक्रमण के हालातों पर विचार विमर्श किया गया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में हर जिले के लिए 2 नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा, जिसमें से एक अधिकारी हर जिले के सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाओं की निगरानी करेगा और उसकी रिपोर्ट जारी करेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हरियाणा में टेली मेडिसिन को प्रभावशाली बनाया जाएगा और इसके लिए डायल 10175 पर स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को ड्यूटी पर लगाया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए HMCL को 1500 किट का ऑर्डर दे दिया गया है। बैठक के दौरान बताया गया कि जीनोम सीक्वेंसिंग की एक किट से 96 सैंपल किए जा सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर और उपकरण के अलावा अन्य सुविधाओं के लिए जल्द ही राज्य में एक मैपिंग करवाई जाएगी, जिससे यह पता चल पाएगा कि किस किस क्षेत्र में कहां-कहां किन-किन इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल उपकरणों के साथ-साथ सेवाओं की जरूरत है। उसी हिसाब से आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल उपकरण के साथ-साथ मैन पावर को उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ ही होम आइसोलेशन की किट को मुख्यालय स्तर पर तैयार किया जाएगा और इन किट को जल्द ही जिलों में भिजवाया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि 15 से 18 साल के बीच के बच्चों को जल्द से जल्द अपनी कोविड डोज लगवाएं। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा में 3,76,81,188 वैक्सीन लोगों को लग चुकी हैं। वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल लोहारू हलके के दौरा करने पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 13 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 4 सड़कों का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से रूबरू होते हुए सरकार की नीतियों से अवगत करवाया। साथ ही लोगों की शिकायतें सुनी और मौके पर ही समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू हलके के दौरे की जानकारी देते हुए कहा कि इस दौरे में हलके के किसान भाइयों से मुलाकात कर 4 नए सड़क प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। वहीं उन्होंने बताया कि खराब फसलों का जल्द ही मुआवजा दिया जाएगा। संक्रांति के शुभ अवसर पर हमारे क्षेत्र के किसान भाइयों से मिलना हुआ और इलाके के 4 नए प्रोजेक्ट सड़क के जो हैं उनके आज काम शुरू हो जाएगा और लोहारू हलके के किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं जो हैं विचाराधीन हैं, बहुत सारी योजनाएं चल भी रही हैं और इनकी जो फसल खराब हुई है, मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने खराबे का 25% मुआवजा बढ़ा करके और सही स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर करके आदेश दे दिए थे। अगले महीने इनको पैसा मिल जाएगा और किसान खुश है क्योंकि ऐतिहासिक भाव, कपास के भाव ऐतिहासिक हैं, 9-10 हज़ार रुपये क्विंटल, सरसों के भाव 7-8 हज़ार रुपये क्विंटल, गुआर के भाव 6 हज़ार रुपये से ऊपर, बाजरे का 600 रुपये क्विंटल पैसा हमने दिया, 1800-1900 रुपये। और विकास की योजनाएं, गरीब कल्याण के लिए अंत्योदय परिवार के माध्यम से जो मुख्यमंत्री की एक सबसे प्रिय योजना है कि 1 लाख से नीचे की आमदनी के जो भी परिवार हैं उनकी आमदनी बढ़ाने का सरकार बीड़ा उठाया है। इससे सारा इलाका उत्साहित है और अंत्योदय की भावना से भाजपा की सरकार जो काम कर रही है, जिससे सरकार के खजाने पे पहला हक गरीब आदमी का है, उससे लोगों के अंदर बहुत विशेष उत्साह है और आशीर्वाद हमें पूरा मिल रहा है। मुझे भरोसा है कि एक व्यवस्था परिवर्तन करके सीधा लाभ जो किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को देने की जो हमने प्रथा चलाई है, उससे लोग बहुत खुश हैं। तो
तो वहीं पिहोवा में बार एसोसिएशन की ओर से मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने शिरकत की और वहां मौजूद बार एसोसिएशन के वकीलों ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो वहीं खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वकालत का पेशा लोगों को न्याय दिलाने वाला एक पवित्र कार्य है, इसलिए जरूरतमंद लोगों की मदद कर न्याय दिलाने में मदद करें। साथ ही कहा कि वकीलों को न्याय के प्रहरी बनने के साथ साथ समाज के विकास में भी बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बार एसोसिएशन को विकास कार्यों के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। देखिए, सबसे पहले तो सभी हरियाणा वासियों को, देशवासियों को, पेवा वासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, बधाई हो सभी को। और आज बार एसोसिएशन पेवा ने मुझे यहाँ इनवाइट किया था। और देखिए, जब किसी भी इंसान को कहीं ना कहीं से उसका राइट नहीं मिलता है तो वो कोर्ट में जाता है, और कोर्ट तक पहुंचाने के लिए जो जरिया होता है वो वकील होते हैं। तो उन लोगों से आज उनके बार एसोसिएशन से मेरी मुलाकात हुई। काफ़ी दिनों से मैं इनसे मुलाकात, ये टाइम मांग भी रहे थे और इनसे मुलाकात करने का मैंने समय भी तय कर रखा था आज का। तो आज इनसे मुलाकात करके इनसे काफ़ी इनकी कुछ डिमांड थी, कुछ समस्याएँ थी, उनको हमने हल किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पेवा वासियों के लिए और बार एसोसिएशन के लिए हम सब मिलकर पेवा को एक नए रूप में लेके जाएंगे। वहीं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सहयोग से पंचकुला में हुए विकास के बारे में उन्होंने जानकारी दी। इस वक्त हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद हैं। मेरा आपसे सवाल है, चूंकि पंचकुला से आप विधायक हैं, दूसरी बार आप जो है वो विधायक बने हैं, पंचकुला के डेवलपमेंट के लिए साल 2022 यानी नए साल में इस वक्त हम बात कर रहे हैं, तो इस साल में आपका क्या फोकस है पंचकुला के लिए? और पिछले 5 साल को मिला दें और अब के 2 साल के कार्यकाल को, या उससे भी ज्यादा का हो गया है, तो उसको मिलाएं, तो पंचकुला के लिए जो आपका विजन था, उस विजन पर आप कितना आगे बढ़ पाए हैं? देखिए पवन जी, जैसा आपने कहा कि 5 साल प्लस 2 साल, लगभग 7 वर्ष का ये कार्यकाल पूरा हुआ है। इस 7 वर्ष के कार्यकाल के अंदर मैंने ये प्रयास किया है कि पंचकुला जो पूरी तरह से उपेक्षित था, उस पंचकुला के अंदर जो जो भी कमियां रही हैं उन कमियों को पूरा किया जाए। लगभग 4000 करोड़ रुपए के विकास कार्य हम पंचकुला में करवाने में सफल हुए हैं। और अब हमारा लक्ष्य है, अभी जो वर्ष 2022 शुरू हुआ है, इसके अंदर हमने संकल्प किया कि पंचकुला को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा पंचकुला बनाने के लिए हमने 7 हमारे जो सरोकार हैं, 7 कंसर्न्स हैं, पंचकुला को हम कैसे स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं, उसके लिए 7 हमने एक अपने पैरामीटर्स तय किए हैं। उसमें सबसे पहले हमने तय किया है कि पॉल्यूशन फ्री पंचकुला, दूसरा है प्लास्टिक फ्री पंचकुला, तीसरा है स्ट्रे कैटल फ्री पंचकुला, चौथा है स्ट्रे डॉग फ्री पंचकुला, 5वां है ड्रग्स फ्री पंचकुला, छठा है स्लम फ्री पंचकुला और 7वां है एनक्रोचमेंट फ्री पंचकुला। इन 7 बिंदुओं को लेकर, 7 बिंदुओं के ऊपर हमने कार्य शुरू किया है। मैंने सभी प्रशासन के अधिकारियों को बिठाकर के साथ इसके ऊपर योजना बनाने के लिए कहा है कि हम इन 7 चीज़ों को, जो हमने संकल्प किया है कि ये हमारे 7 सरोकार हैं, ये सरोकार केवल हमारे सरोकार नहीं, जनता के सरोकार भी हैं। जनता को हम कैसे इन सरोकारों के साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनकी मदद किस प्रकार से ले सकते हैं। और मैं समझता हूं कि यदि हम ये जो हमने संकल्प किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम ये इस वर्ष के अंदर, 1 साल के अंदर, ये जो 7 हमने संकल्प किए हैं इनको पूरा करेंगे और पंचकुला को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा बनाने के लिए पंचकुला जो अंक तालिका के अंदर भी बहुत काफ़ी, वहाँ पर हमारा डंपिंग ग्राउंड नहीं था, जो कूड़ा करकट इकट्ठा करने की व्यवस्था नहीं थी, आज ही जो कूड़ा
करकट इकट्ठा करके डंप के ले जाने के टेंडर खुल गया है और मुझे लगता है कि 2-3 महीने के अंदर जब वो हमारा डंपिंग ग्राउंड के अंदर ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो जो एक हमारी बड़ी बारी कमी थी जिसके कारण हमारे नंबर कट जाते थे तो वो हम उस नंबर भी पा सकेंगे। और दूसरा जो हमने कहा कि 7 जो हमारे पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर लोगों को इन्वॉल्व करके ये जो पंचकूला है इसको हम स्वच्छ और सुंदर बनाने में सफल होंगे। चंडीगढ़ सर हमारे प्रदेश की राजधानी है और चंडीगढ़ से निकलते ही पहला हरियाणा का जो कदम हम रखते हैं वो हम पंचकूला में रखते हैं। एक तरह से हमारी दूसरी राजधानी की तरह हम उसको डेवलप कर रहे हैं। सरकार का प्रयास है, फोकस है कि पंचकूला को उसी तर्ज पर डेवलप किया जाए। तो आप ये मानते हैं कि जो है वो उस तर्ज पर डेवलप करने के लिए आपका जो नेतृत्व है विधायक के तौर पर वहाँ वो पूरा पिछले 7 साल से जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आपने 4000 करोड़ रुपए का निवेश किया है और अब मेट्रोपॉलिटन सिटी पंचकूला कहलाने लगा है तो ये जल्द जो है वो दिल्ली के एनसीआर के जो गुरुग्राम और फरीदाबाद की तर्ज पर एक बड़े शहरों में शुमार होगा? नहीं, देखिए मेरा ये प्रयास है और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी आभारी हूँ कि उन्होंने फरीदाबाद और गुरुग्राम के पश्चात तीसरा जो शहर है मेट्रोपॉलिटन सिटी वो पंचकूला को चुना है। और मैं समझता हूँ कि मेट्रोपॉलिटन सिटी केवल चुना ही नहीं है, उसके लिए विशेष योजनाएं भी, विशेष वहाँ पर कार्य भी शुरू हुए हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि मोरनी के अंदर जिस प्रकार से टूरिज्म को डेवलप करने के लिए पैराग्लाइडिंग है, पैरासेलिंग है, वाटर स्कूटी और ये बहुत सारी जो वहाँ पर नए आयाम स्थापित किए गए हैं उससे। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में अभी के लिए इतना ही। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।